दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल एक बार फिर से न्यूज़ और सोशल मीडिया पे एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इसकी वजह वही बेतुके बिना सर पैर के दावे हैं जिन्हें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच नॉनसेंस और बकवास समझा जाता है, मगर न्यूज़ रूम, सोशल मीडिया और फिल्मों के लिए टीआरपी बढ़ाने, वायरल होने और करोड़ों रुपया कमाने का सबब होता है। कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे दावों से अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ताजमहल को लेके कोई ऐसा दावा नहीं जैसा बाकी मस्जिदों के साथ होता है कि पहले कोई नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था जिसे तोड़ा गया और मस्जिद मकबरा बनवाया गया, बल्कि ताजमहल को लेके क्लेम ये है कि यही प्रेजेंट स्ट्रक्चर किसी मुगल मुस्लिम बादशाह का बनवाया हुआ नहीं है, बल्कि किसी एंशिएंट हिंदू किंग ने इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू होने से पहले ही बनवा दिया था। इस तरह की नॉनसेंसिकल और एब्सर्ड थ्योरी के पीछे का मकसद होता है इंडिया में मुस्लिम रूल को बदनाम और विलिफाई करना कि मुगल दिल्ली सुल्तान बस मारकाट और तोड़ना फोड़ना जानते थे और ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने के काबिल नहीं थे। इंडियन सिविलाइजेशन इस दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है और दुनिया की तमाम ग्रेट सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामियन, चाइनीज, इजिप्शियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन्स, अरब, सेंट्रल एशियन की तरह दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है और दुनिया से बहुत कुछ सीखा है। इंडियन सिविलाइजेशन की लेगेसी और ग्रेटनेस बताने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया जाए तो ये इस सिविलाइजेशन के साथ और यहाँ के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी होगी। मगर कुछ लोगों को ट्रुथ और प्रूफ से कुछ लेना देना नहीं होता और इनका मकसद सस्ती शोहरत पाना और सनसनी फैलाना होता है। ऐसे नामों में एक बड़ा नाम है पीएन ओक का और इनकी लिखी किताबें, इनके काम, इनके स्कॉलरशिप के लेवल का सबसे बड़ा प्रूफ है। ये पीएन ओक की ही थ्योरी थी कि ताजमहल को किसी हिंदू राजा ने बनवाया है। इनके इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट साल 2000 में ही डिसमिस कर चुकी है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टेटमेंट दिया कि ताजमहल का हिंदू टेम्पल होने का कोई एविडेंस नहीं है। 2017 में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि ताजमहल में कभी किसी मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। पीएन ओक के ऐसे बहुत से क्लेम हैं, जैसे काबा का असल ओरिजिन वैदिक है, क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है, लखनऊ के इमाम बाड़े हिंदू पैलेस थे, क्षत्रियों का रूल बाली से बाल्टिक तक था, वेटिकन का असल अर्थ है वाटिका और इंग्लैंड के सबसे अहम चर्च वेस्टमिंस्टर एबी को भी इन्होंने एक हिंदू टेम्पल बता दिया। अकेडमिशियन और हिस्टोरियन की दुनिया में इनके काम को कोई सीरियसली नहीं लेता। हाँ, मगर न्यूज रूम, सोशल मीडिया और फिल्मी अदाकारों के बीच ये एक बड़ी शख्सियत है। हिस्टोरियन गाइल्स टिलर्सन ने उनके काम को सूडो हिस्ट्री बताया है। इंडोलॉजिस्ट एडविन ब्रांड ने उनके काम को पुअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म का खिताब दिया है। रोमिला थापर और इरफान हबीब ने भी इनके कामों को फैंसी फिल्म, मिथ एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड सूडो हिस्ट्री का ही तमगा दिया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पीएन ओक की स्कॉलरशिप इल्मी और फैक्ट्स की दुनिया में कोई मकाम नहीं रखती। अब मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन, जैसे कि अगर मस्जिद है तो गुंबद पे कलश क्यों है, ताजमहल के तहखानों में क्या है, शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, इन सब को भी क्लियर कर दूं। ताजमहल को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पिनेकल माना जाता है। मतलब जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इंडिया में मुस्लिम रूल के साथ इंट्रोड्यूस हुए और जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इंडिया में पहले से मौजूद थे, ताजमहल इन दोनों के फ्यूजन से बने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कल्मिनेशन है। मुस्लिम रूल के साथ इंडिया में डोम, आर्चेज और मीनारें इंट्रोड्यूस हुई। मुस्लिम रूल से पहले गुंबद और मीनारें इंडिया में नहीं थी और जो आर्च यहाँ पे थी वो ट्रू आर्च नहीं थी बल्कि कॉर्बेल्ड आर्च थी, जिसमें पत्थरों को हॉरिजॉन्टली रख के और घिस के आर्च की नकल दी जाती है। मुस्लिम रूल से पहले का इंडियन आर्किटेक्चर मेनली ट्रेबिएट आर्किटेक्चर होता था, जिसमें पिलर, बीम और शिखर होती थी। नॉर्थ इंडिया में मंदिर नागर स्टाइल में बनते थे। आप सल्तनत रूल से पहले का कोई भी मंदिर देख लीजिए, आपको कहीं भी मंदिर में गुंबद, मीनारें और ट्रू आर्च नहीं मिलेगी। ताजमहल में गुंबद, मीनारें और आर्चेस का प्रेजेंट होना इसके इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होने के और मुस्लिम रूल शुरू होने के बाद बनने का सबूत है। साथ ही ताजमहल में पीटरा ड्यूरा यानी प्राचीन कारी का मौजूद होना इसका मुगल काल में बनने का सबूत है। प्राचीन कारी का मतलब होता है मार्बल को काट के इसमें रंग बिरंगे पत्थरों को भर के डिजाइन बनाना। हिंदुस्तान में पत्थर घिसने और कार्विंग की कला तो मौजूद थी, मगर पीटरा ड्यूरा का इस्तेमाल होना
मुगल काल में ही शुरू हुआ। इसकी कार्विंग और पीटरा ड्यूरा दोनों ही इस्लामिक शैली से मेल खाती है, जिसमें जीव जंतु के बजाय ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते हैं। ताजमहल के लेआउट का प्लान भी चारबाग स्टाइल का है, जो जन्नत के डिस्क्रिप्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। हिंदू नागर टेम्पल के लेआउट में मंडप, अर्धमंडप, गर्भगृह और अंतराल जैसे फीचर होते हैं, जो ताजमहल में मौजूद नहीं है। रही बात गुंबद के ऊपर के कलश की, तो ये इंडिया में और बाकी दुनिया के कई आर्किटेक्चरल स्टाइल में प्रेजेंट है। अंग्रेजी में इसे फीनियल कहते हैं। ये गुंबदे खजरा पे है, डोम ऑफ द रॉक पे है, बुद्धिस्ट स्तूप पे है, चाइनीज पगोड़ा पे है, चर्चेस पे, यहाँ तक कि यूएस कैपिटल बिल्डिंग पे भी मौजूद है। फीनियल के डिजाइन में लोकल बिलीफ और प्रैक्टिसेस के हिसाब से रीजनल वेरिएशन आता है। ताजमहल में इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि छतरी, लोटस फ्लावर जिसे इन्वर्टेड यानी उल्टा बनाया गया है मौजूद हैं। साथ ही इसका बिल्डिंग मटेरियल यानी मकराना मार्बल भी इंडियन है। ये व्हाइट मार्बल ताजमहल को बेमिसाल खूबसूरती और यूनिकनेस देता है। दुनिया में किसी भी बिल्डिंग में इस स्केल पे मार्बल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ताजमहल में मार्बल का इस्तेमाल स्ट्रक्चरली और ऑर्नामेंटली दोनों तौर पे हुआ है। साथ ही साथ ताजमहल में नक्काशी और पीटरा ड्यूरा का काम भी बेमिसाल है। इसके बाद ताजमहल के तहखानों पे आते हैं। कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी है कि ताजमहल के तहखानों में मूर्तियां और मंदिर होने के निशान मौजूद हैं, और ताजमहल के तहखानों के कमरों को इसलिए सील किया गया है ताकि ताजमहल के मंदिर होने के सबूत को छिपाया जा सके। पहली बात तो ये बता दूं कि ये कोई कमरे नहीं है, बल्कि ताजमहल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट देने के लिए बनाए गए चैम्बर्स हैं, जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। 1978 की बाढ़ में इनमें पानी घुस गया, जिससे इनमें कुछ क्रैक्स आ गए। तब से इन्हें आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, और एएसआई मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के लिए पीरियोडिकली इनका इंस्पेक्शन करती रहती है। अब सबसे ज्यादा फैले हुए मिथ की तरफ आते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे। किसी भी कंटेम्पररी हिस्टोरिकल सोर्स में, चाहे ऑफिशियल कोर्ट हिस्ट्री हो या कोई अदर राइटर या यूरोपियन ट्रेवलर जैसे कि ट्रेवर्नियर, बर्नियर, किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। ये अफवाहें अंग्रेजों द्वारा गढ़ी गई थी ताकि यहाँ के लोगों के बीच मुगल रूल की इमेज खराब हो सके और वो मुगल बादशाहों को क्रूर और बर्बर समझें, जिसका मकसद यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारों को तोड़ना था। अफसोस की बात यह है कि कुछ इंडिया के लोग भी अंग्रेजों की चाल का शिकार हो गए और अब वो ऐसी बात फैलाते हैं। प्रोफेसर आर नाथ और एबा कोच ने मजदूरों के हाथ काटने वाली बात को पूरी तरह से झूठ बताया है। ताजमहल और शाहजहां के बाद भी मुगल क्राफ्ट्समैनशिप जिंदा रही। दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, ये सब मुगल कारीगरों के जिंदा होने के और उनके काम करने लायक होने के सबूत हैं। ताजमहल जैसी अगर दूसरी बिल्डिंग नहीं बन पाई तो उसका रीजन मुगल एम्पायर का इकोनॉमिक डिक्लाइन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ना कि मजदूरों का हाथ काट देना। ताजमहल कोई रहस्य षड्यंत्र की अनसुलझी पहेली नहीं, बल्कि शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी है। मुमताज महल के इंतकाल पे शाहजहां इतने गमज़दा हुए कि वो एक हफ्ते तक दरबार नहीं आए, और कोर्ट हिस्टोरियन मोहम्मद अमीन काजवानी ने लिखा है कि शाहजहां को मुमताज की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि धीरे धीरे उनके दाढ़ी के सब बाल सफेद हो गए। वेडनेसडे जिस दिन मुमताज का इंतकाल हुआ था, 2 साल तक शाहजहां ने उस दिन ना म्यूजिक सुना, ना ज्वेलरी पहनी, ना खुशबू लगाई। शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहानारा बेगम ने धीरे धीरे शाहजहां को मुमताज के खोने के गम से निकाला। शुक्रिया।